नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर एमपीपीएससी के अंदर जो प्री का न्यू सिलेबस था इंडियन पॉलिटी का, उसके बारे में चर्चा की थी और उसके ट्रेंड एनालिसिस को देखा था कि सवाल कहां से पूछे जाते हैं। आज हम एमपीपीएससी के मेंस के न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर मुख्य रूप से पेपर 2 पार्ट ए, जो कि है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। साथ में यह भी बात करेंगे कि पिछले वर्षों में जब पुराना सिलेबस था तो उसके अंदर किस प्रकार से सवाल पूछे गए थे। आपको सिलेबस तो हर किताब के अंदर या फिर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, लेकिन मैंने उस सिलेबस के अनुसार पुराने सवालों को एक साथ संजोया है। तो आपको जहां लगे आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को आगे आसानी रहे। ठीक, तो बढ़े आगे। तो सबसे पहले जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का सेकंड पेपर है उसका पार्ट ए, जिसको हम बोलते हैं संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो सेकंड पेपर का पार्ट ए है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। देखिए, जो पुराना सिलेबस था उसको 12 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यूनिट 1 के अंदर टोटल 12 सब पोर्शन थे, फिर सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, फिर फोर्थ यूनिट। लेकिन एमपीपीएससी ने इस बार सिलेबस को काफी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। उन्होंने पार्ट ए को टोटल 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया है और हर यूनिट 30 अंक की है। यानी पेपर ए, यानी सेकंड पेपर का पार्ट ए, जो कि है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, तो ये पार्ट ए पूरा का पूरा 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और प्रत्येक यूनिट 30 अंक की है। अगर प्रत्येक यूनिट 30 अंक की है और 5 यूनिट है तो कितना हुआ, 150 मार्क्स। यानी पेपर 2 पार्ट ए 150 मार्क्स 5 यूनिट के अंदर विभाजित किया गया है, हर यूनिट 30 अंक की है। दूसरी चीज, इस बार लोक सेवा आयोग ने अच्छी बात यह की है कि उन्होंने कहा है प्रत्येक यूनिट में 3 सवाल 3 अंक के आएंगे यानी 9 अंक, 2 सवाल 5 अंक के आएंगे यानी 10 नंबर, एक सवाल 11 अंक का आएगा यानी 11 नंबर। तो टोटल आप देखेंगे 9 + 10 + 11, प्रत्येक यूनिट 30 अंक से संबंधित है। 5 यूनिट का मतलब 150 अंक और हर यूनिट से 3 अंक के 3 सवाल, 5 अंक के 2 सवाल, 11 अंक का 1 सवाल। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। तो हम बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर 4 मुख्य उप विषय हैं। पहला है भारतीय संविधान, इसमें लिखा है निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन। मूल ढांचा का मतलब बुनियादी ढांचा या बुनियादी संरचना। दूसरा है वैचारिक तत्व, इसमें है उद्देशिका यानी प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तीसरा है संघवाद, जिसके अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन पूछे जाएंगे। चौथा है न्यायपालिका, जिसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत और जनहित याचिका यानी पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये तो हुआ यूनिट 1 का सिलेबस। और प्रत्येक यूनिट कितने अंक की है, 30 अंक की। 3 सवाल 3 अंक के, 2 सवाल 5 अंक के, 1 सवाल 11 अंक का। तो ये पूरी की पूरी यूनिट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 30 अंक की है। इसमें 3 सवाल 3 अंक के पूछे जाएंगे, 2 सवाल 5 अंक के, 1 सवाल 11 अंक का। टोटल 30 नंबर का इस यूनिट से पेपर आएगा। अब हम बात करते हैं कि पिछले वर्षों के अंदर किस टॉपिक से कौन कौन से सवाल पूछे गए। ठीक, देखिए शुरुआत करता हूं सबसे पहले संविधान निर्माण समिति। ठीक, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हमेशा यह ध्यान रहे कि 2014 से लेकर 2018 तक किस टॉपिक से कौन से सवाल पूछे गए और कितने अंक में पूछे गए।
ठीक। तो क्योंकि 2014 से पहले ऑप्शनल हुआ करते थे, इस प्रकार का सिलेबस नहीं हुआ करता था, इसलिए मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस लिया है वो 2014 से लेकर 2018 तक लिया है, क्योंकि जो लेटेस्ट पेपर हुआ है वो 2018 का हुआ था और सिलेबस परिवर्तित आपका 2014 में हुआ था और अब जाकर फिर दोबारा परिवर्तित हुआ। तो संविधान निर्माण समिति से ये सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल 2018 का, भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? 3 अंक में 2018। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किस समिति या समितियों के अध्यक्ष थे? 3 अंक में 2018 में पूछा गया। तीसरा सवाल 2018 में फिर से पूछा गया कि भारत की संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे? स्पष्ट कीजिए। अंक 6 2018। पहले क्या होता था कि पहले 15 सवाल 3 अंक के पूछे जाते थे, 10 सवाल 6 अंक के पूछे जाते थे, 3 सवाल 15 के पूछे जाते थे पूरे सिलेबस में। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि हर एक यूनिट 30 अंक की होगी, हर यूनिट में निर्धारित सवाल पूछे जाएंगे और 6 अंक का सवाल 5 अंक में कर दिया गया है और 15 अंक का सवाल कितने में कर दिया गया है? 11। ठीक। उसके अलावा अन्य सवाल जो पूछे गए, भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए? उसकी प्रथम बैठक किस तिथि को हुई? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अंक 3 2015। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। अंक 6 2015। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अंक 3 2014। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? अंक 3 2014। अब तक संविधान निर्माण समिति में 2014 से लेकर 2018 तक केवल यही सवाल पूछे गए हैं। अब पुराने सवाल क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि पुराने सवालों को देखकर हम एक अनुमान लगाते हैं कि आने वाले वर्षों में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक। दूसरा विषय संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से कई सवाल पूछे गए। 2018 में सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखिए। अंक 3 2018। इसी प्रकार 2017 में सवाल पूछा गया, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखें। अंक 3 2017। इसी प्रकार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को स्पष्ट कीजिए। अंक 6 2016 में। संविधान के 92वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान है? अंक 3 2014। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? 2015 में पूछा गया। अंक 3 में। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? अंक 3 2014। 44वें संविधान संशोधन का आपातकालीन प्रावधानों पर क्या परिवर्तन हुए? व्याख्या कीजिए। 15 अंक में सवाल पूछा गया 2014। उसी के अलावा बुनियादी संरचना जिसको हम बोलते हैं मूल ढांचा, उससे 6 अंक में 2014 में सवाल पूछा गया। उसके बाद कभी नहीं पूछा गया, ना ही 2015, ना 16, ना 17, ना 18। 2014 में पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों की सहायता से संविधान के मूलभूत ढांचे पर टिप्पणी कीजिए। प्रस्तावना से सवाल पूछे गए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 3 मूलभूत मान्यताओं को लिखे। अंक 3 2017। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता से क्या तात्पर्य है? अंक 3 2017। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के बाद की प्रस्तावना लिखी। अंक 6 2015। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? अंक 3 2014। ऐसा नहीं कि 2018 में सवाल नहीं पूछा गया था, 2018 में सवाल पूछा गया था, लेकिन वो वर्तमान में हमारे सिलेबस में नहीं है। सवाल ये था कि भारतीय संविधान की अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से तुलना करें। ये सवाल 6 अंक में 2018 में पूछा गया था, लेकिन ये यहां पर मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि 2000 पुराने सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ था कि भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधानों के साथ तुलना करें, इसलिए मैंने ये सवाल मेंशन नहीं किया है। संघवाद या केंद्र राज्य संबंधों से काफी सवाल पूछे गए। 2018 के अंदर 3 सवाल पूछे गए। भारत में वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट कीजिए। 3 अंक में। भारत में केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। 6 अंक में। संघीय सर्वोच्चता भारत में शासकीय व्यवस्था का मौलिक तत्व है, समझाइए। 6 अंक में। तो 2018 के अंदर ही 3 सवाल पूछे गए। 2017 के अंदर 4 सवाल पूछे गए। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं 6 अंक में। संघ राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादास्पद मुद्दे अंक 6 में। केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विश्लेषण कीजिए। अंक 15 2017। सहकारी संघवाद समस्याएं व संभावनाएं पर एक लेख लिखिए। अंक 15 2017। इसी प्रकार 2016 में कई सवाल पूछे गए, जैसे
उन करों के नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाते हैं और भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य बांटे जाते हैं। 3 अंक में पूछा गया। इसी प्रकार 6 अंक में सवाल पूछा गया, शक्तियों पृथक्करण के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, भारतीय संविधान में इसे कहां तक अपनाया गया है। इसी प्रकार एक सवाल और 6 अंक में, भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षणों को क्यों स्वीकार किया गया, टिप्पणी कीजिए। और 15 अंक में एक सवाल फिर से पूछा गया कि भारत में सहयोगी संघवाद की कार्य प्रणाली और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। यह अंक 15 2016। इसी प्रकार 2015 में एक सवाल पूछा गया 3 अंक में, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का क्या आधार है। 2014 में 2 सवाल पूछे गए, एक 6 अंक में और एक 15 अंक में, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं बताएं और दूसरा, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन निश्चित ही केंद्र की ओर झुका हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो ये सवाल पूछे गए। इसी प्रकार हमारी यूनिट 1 का ही विषय है मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसमें 2018 में 4 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, हालांकि 5 सवाल पूछे गए, एक उल्लेखित नहीं है। 3 अंक में एक सवाल पूछा गया था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान है। वो यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 3 अंक में सवाल पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान है। दूसरा सवाल, भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, समझाइए। 3 अंक में एक और सवाल, भारत में संपत्ति को मूल अधिकार में से हटाने का प्रमुख कारण क्या था। और वहीं 6 अंक में सवाल पूछा गया कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका हित प्रहरी या रक्षक है, समीक्षा कीजिए। और 15 अंक में सवाल पूछा गया 2018 में, भारतीय संविधान में प्रावधानित राज्य के नीति निदेशक तत्वों की मूलभूत मान्यताएं व उपयोगिता पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। ये सवाल 2018 में पूछे गए। 2017 में सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्या है, अंक 6, जो कि हमने पढ़ लिया है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में 2 बुनियादी अंतर बताएं, 3 अंक में 2016 में। इसके अलावा 2015 में 4 सवाल पूछे गए। पहला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। 6 अंक में, भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता के अधिकार में दी गई 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करें, यानी आर्टिकल 19, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में इनके परिवर्तन हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करते हैं, अंक 6 2015 में। ये रिट की बात करता है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है, 6 अंक में 2015। और आखिरी सवाल 2014 में पूछा गया, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। उसके बाद यूनिट 1 का आखिरी विषय है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। 2 सवाल आपके 2018 के लेटेस्ट पेपर में पूछे गए, एक 6 अंक में, एक 15 अंक में। 6 अंक में पूछा गया, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उनके संवैधानिक अधिकार की विवेचना कीजिए। और 15 अंक में पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार की अधिकारिता का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। 2017 में 2 सवाल पूछे गए, एक 3 अंक में, एक 6 अंक में। 3 अंक में पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है, यानी मूल क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131। और 6 अंक में पूछा गया, राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताएं। 2016 के अंदर 3 अंक में सवाल आया कि परमादेश क्या है, जो कि रिट है। उसी प्रकार 2016 में 15 अंक में सवाल पूछा गया, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य मुद्दे क्या हैं और भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के इस संदर्भ में दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, जो कि 2016 में काफी चर्चा में था। इसी प्रकार 2015 के अंदर 3 सवाल पूछे गए, एक 3 अंक में और 2 6 अंक में। जनहित याचिकाओं से क्या उद्देश्य है, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, और नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन के मामलों में इनके परिवर्तन हेतु न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बाकी सवाल 4 सवाल 2014 में पूछे गए, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, स्पष्ट करें, 3 अंक में। न्यायिक निष्क्रियता और न्यायिक सक्रियता के मध्य क्या अंतर है, 6 अंक में। राज्य स्तर पर न्याय व्यवस्था, 6 अंक में। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार की उपयोगिता का परीक्षण कीजिए, यानी आर्टिकल 143।
तो ये सवाल यूनिट 1 से हमारे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, 2014 से 2018 तक। तो इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इनके आधार पर आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। नहीं तो मैं तो हुई। यूनिट 2 के अंदर टॉपिक 1 पहले से था, लेकिन टॉपिक 2 नया जोड़ा है। भारत निर्वाचन आयोग पहले से था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पहले से था, यूपीएससी पहले से था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले से था, नीति आयोग पहले से था। बस यहां पर मेंशन नहीं था, आगे जाकर मेंशन था। लेकिन टॉपिक 2 नया जोड़ा है, वो है भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातिता, भाषा और लिंग की भूमिका बताएं। यानी आप बिल्कुल ये मान के चलिए, जब भी आप नए सिलेबस के अनुसार मेंस देंगे तो एक सवाल जरूर आएगा 3 अंक या 6 अंक में, इन जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातिता, भाषा और लिंग की भूमिका में से कोई एक सवाल जरूर बनेगा। दूसरा टॉपिक जोड़ा भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, ये पहले से थे, लेकिन मतदान व्यवहार कि एक नागरिक वोटिंग करते हुए किस प्रकार से व्यवहार करता है, ये नया जोड़ा है। सिविल सोसाइटी और जन आंदोलन, ये नया जोड़ा है। राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, ये पहले से थे। मेरा यह मानना है कि मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातिता, भाषा और लिंग की भूमिका, यहां से एक सवाल पक्का है। मतदान व्यवहार, इससे एक सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा। और ये यूनिट 2, इसके अंदर 2 टॉपिक हैं, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, और इनमें से 30 अंक के सवाल पूछे जाने हैं। 3 सवाल 3 अंक के, 2 सवाल 5 अंक के, 1 सवाल 11 अंक का। सेम रहेगा ये हर यूनिट के अंदर। टॉपिक 1 से क्या क्या सवाल पूछे गए 2018 के अंदर? 2 सवाल। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियों को निर्दिष्ट कीजिए, अंक 3 2018। भारत में संसदीय लोकतंत्र में लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें, अंक 2018। अंक 15 2018 में। इसी प्रकार 2017 के अंदर 4 सवाल पूछे गए। सीएजी की निष्पक्षता व स्वायत्ता हेतु कोई भी 2 संवैधानिक रक्षा कवच लिखे, 3 अंक में। अखिल भारतीय सेवा श्रेणियां कितनी हैं, इनके नाम लिखिए, 3 अंक में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कोई 2 कार्य या 2 दायित्व लिखिए, 3 अंक में। और 15 अंक में 2017 में सवाल पूछा गया, राज्य में उच्च स्तरीय लोक सेवकों की प्रशिक्षण प्रणाली का विवेचन कीजिए तथा इस क्षेत्र में सुधार के लिए संक्षिप्त में सुझाव लिखिए। 15 अंक में 2017 में सवाल पूछा गया। 2016 में भी 15 अंक में एक सवाल पूछा गया कि भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता, उपाय और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, लेकिन ये 15 अंक का सवाल था। और 6 अंक का सवाल 2016 में पूछा गया, नागरिक सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों तथा उसके महत्व की संक्षेप में व्यवस्था कीजिए। टॉपिक 1 से बहुत सारे सवाल पूछे गए। 2015 में जो सवाल पूछे गए, काफी सारे सवाल 2015 में पूछे गए। पहला सवाल, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, 3 अंक। निर्वाचन सुधार हेतु मान्य किए गए कुछ प्रमुख सुझावों को अंकित कीजिए, अंक 6। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अधीन तथा किस वर्ष में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, 3 अंक में। भारतवर्ष में नागरिक सेवकों के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित है, उसका नाम क्या है, 3 अंक में। और 15 अंक में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रमुख विशेषताएं लिखें। 15 अंक में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए। आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। और दोबारा से एक सवाल 15 अंक में पूछा गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ऐसा ही सवाल 15 अंक में 2018 में पूछा गया। 2014 में 2 सवाल पूछे गए, क्या निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है, 6 अंक में। और इसी प्रकार जो सबसे आगे वही जीते, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, 6 अंक में 2014 में पूछा गया। टॉपिक 2 जो कि नया टॉपिक है, जिसके अंदर मैंने बताया कि भारतीय राजनीति में धर्म, जाति, निर्जातिता, लिंग, भाषा की भूमिका बताएं, राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार के बारे में बताएं, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन के बारे में बताएं, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के मुद्दे में बताएं। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको एक प्रकार से प्रेडिक्शन दिया है कि जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातिता, भाषा और लिंग की भूमिका और मतदान व्यवहार, इससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। यूनिट 3, ये यूनिट 3 पूरी की पूरी हमारे पुराने सिलेबस में थी, बिखरी हुई थी लेकिन थी। बस
इस बार लोक सेवा आयोग ने वो बिखरी हुई चीजों को एक साथ जोड़कर यूनिट 3 का नाम दे दिया है। पहला टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन की भूमिका। टॉपिक 2 बहुत सारे आयोग दिए हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। यूनिट टॉपिक 3 भी पहले था, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक भागीदारी, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। टॉपिक 4 समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह। टॉपिक 5 मीडिया की भूमिका और समस्याएं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया। अब इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं मैंने टॉपिक वाइज निकाले हैं। टॉपिक 1 जो कि लोकल गवर्नमेंट से जुड़ा है, उससे जो सवाल पूछे गए हैं 2018 के अंदर 5 सवाल। पहला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के 2 प्रमुख प्रावधान लिखे। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए संविधान में कौन सा भाग और कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में है, इसमें सम्मिलित किन्हीं 4 विषयों को लिखिए। भारत में ग्रामीण नौकरशाही और उसकी पंचायती राज संस्थाओं में धरातलीय स्तर पर भूमिका का आकलन कीजिए। और 15 अंक में राज्य में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यकरण व समस्याओं पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। ये सारे सवाल 2018 में लोकल गवर्नमेंट से पूछे गए। और भी सवाल 2017, 16, 15 में पूछे गए। 2017 में 2 सवाल पूछे गए, एक 3 अंक में, एक 15 अंक में। 3 अंक में पूछा गया भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखें। और 15 अंक में पूछा गया राज्यों में कार्यरत शहरी स्थानीय शासन संस्थाओं के कार्यकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखी। 2016 के अंदर 2 सवाल पूछे गए, ग्राम न्यायालय से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों एवं प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए, अंक 6। 15 अंक के अंदर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए और इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 2015 में 3 सवाल पूछे गए, 2 सवाल 3 अंक के, एक सवाल 15 अंक का। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 की प्रमुख विशेषताएं, विकेंद्रीयकरण से क्या तात्पर्य है और जन भागीदारी में लोकतांत्रिक शासन की यथार्थता का मूल तत्व है, समझाइए। 2015 में टॉपिक 2 जो कि बहुत सारे यूनिट 3 के आयोगों से संबंधित है, प्रतिस्पर्धा आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, महिला आयोग, एससी एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन। तो इससे सवाल जो पूछे गए 2018 में 2 सवाल, दोनों 15 अंक के। राज्य सूचना आयोग और इसकी शक्तियों व कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना व कार्यों की विवेचना कीजिए, 15 अंक। 2017 में एक सवाल पूछा गया 6 अंक में, केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता बताएं। 2016 में 2 सवाल पूछे गए, दोनों 6 अंक में, राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना, कार्य तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के मूल उद्देश्य, रचना, शासनादेश की संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2015 में 3-3 अंक के 2 सवाल पूछे गए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, कौन उसके सदस्य होते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कैसे की जाती है, 3 अंक। 2014 में पूछा गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की उपयोगिता बताएं, 6 अंक। टॉपिक 3 जो कि राजनीतिक दल, भागीदारी, इनसे जुड़ा है, लोकतंत्र से जुड़ा है। 2018 में 2 सवाल पूछे गए, भारत के कोई 2 प्रमुख राजनीतिक दलों की विचारधारा और कार्यक्रम बताइए, 6 अंक। भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, स्पष्ट कीजिए, 6 अंक। 2018 2017 में एक सवाल आया, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, 6 अंक। 2016 में 2 सवाल आए, दोनों 3 अंक के आए, चुनाव के दिन राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता क्या होती है, किन आधारों पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया जाता है, 3 अंक। 2015 में 6 अंक का सवाल आया, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। और वहीं 2014 में एक सवाल 6 अंक में और एक सवाल 15 में आया। 6 अंक का सवाल था, क्या शनय शनय भारत द्विदलीय प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, और दूसरा 15 अंक में भारत में लोकतंत्र की कार्य प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। टॉपिक 4 और 5 जो कि समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इससे जुड़ा है, उससे अब तक जो सवाल पूछे गए 2018 में कोई सवाल नहीं आया, लेकिन 2017 में एक सवाल आया 6 अंक में, स्वयं सहायता समूह की भूमिका बताएं। 2016 में 2 सवाल आए, एक 3 अंक में, एक 15 अंक में। 3 अंक में सवाल आया, मध्य प्रदेश में
स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? 15 अंक में सवाल आया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकतंत्र और संस्कृति का समर्थक है अथवा खतरा? 2015 में 2 सवाल आए, समुदाय आधारित संगठनों से आप क्या समझते हैं? 6 अंक। गैर सरकारी संगठन किसे कहते हैं? 6 अंक। 6 अंक का सवाल 2014 में भी आया, जो कि रिपीट जैसा था, क्या भारतीय मीडिया को लोक स्वतंत्रता का संरक्षक कहा जाता है? तो ये सवाल 2016, 17, 14, 15 यानी 14, 15, 16, 17 में आया। 2018 में इससे कोई भी सवाल पूछा नहीं गया। ये था यूनिट 3। यूनिट 3 जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि जो यूनिट 3 है ये भी 5 टॉपिक्स में विभाजित है। पहला लोकल गवर्नमेंट है, दूसरा आयोग की सीरीज है, तीसरा लोकतंत्र के बारे में है, चौथा समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, और पांचवा मीडिया की भूमिका और समस्या। इससे क्या क्या सवाल आए 2014 से लेकर 2018 तक पूरा का पूरा विश्लेषण मैंने आपको दे दिया है। इसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है मुख्य परीक्षा की। यूनिट 4 ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये इससे पहले हमारे सिलेबस में नहीं था। हालांकि इसमें से कुछ विचारक हमारे एथिक्स के पेपर में थे, पेपर 4 में, लेकिन अब उन्हें वहां से हटाकर यहां पर डाला है। ये पूरी की पूरी यूनिट का नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में इन थिंकर्स का हमारे बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे कौटिल्य, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। ये पूरी की पूरी जो चौथी यूनिट है ये कितने नंबर की है? 30 अंक की। 3 सवाल 3 नंबर के, 2 सवाल 5 अंक के, 1 सवाल 11 अंक का। तो बिल्कुल नई टॉपिक है, इसके लिए कोई भी ट्रेंड एनालिसिस इसमें नहीं है। यूनिट 5 भी पूरी की पूरी नई यूनिट है। ये तो दूर दूर तक कभी भी सिविल सेवा की परीक्षा में नहीं रही, लेकिन याद रखिए कि हमारा जो एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस है वो कुछ ना कुछ राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा से मिलता है। भारत में राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक जो जोड़े गए हैं वो भी राजस्थान पीएससी के सिलेबस में है। लोक प्रशासन और प्रबंधन की जो 5वीं यूनिट जोड़ी गई है ये भी राजस्थान पीएससी के सिलेबस में है। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, लिंग, निर्जातिता, भाषा की भूमिका, जो यूनिट 2 का टॉपिक 2 था, वो भी राजस्थान पीएससी में। इसके अंदर पढ़ना क्या क्या होगा? प्रशासन और प्रबंधन। आप जानते हैं कि लोक प्रशासन दरअसल राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस से ही निकला है। लोक प्रशासन का जन्मदाता वुड्रो विल्सन को माना जाता है, और लोक प्रशासन पहले राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1887 में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग कर दिया, और उसके बाद से ये विषय अलग से कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाने लगा। इसको भी कुल मिलाकर इन्होंने कितनी 4 यूनिट्स के अंदर बांटा है, यानी जो यूनिट 5 है वो 4 उप विषयों में बटी हुई है। पहला है प्रशासन एवं प्रबंधन, इसके अंदर लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, महत्व, विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की विकास यात्रा, नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के सिद्धांत। जैसे 11 अंक का एक सवाल यह पूछा जा सकता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका बताएं। हो सकता मिल जाए आप लोगों को एग्जाम में। या फिर लोक प्रशासन का एक सिद्धांत है पोस्ट कोर विचारधारा। पोस्ट कोर विचारधारा किसने दी, या उसके शब्दों का अर्थ समझ पूछ सकता है। या फिर यह पूछ सकता है कि लोक प्रशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक। टॉपिक 2 अवधारणाएं। इसके अंदर शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, प्राधिकार क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, पत्तायोजन। तीसरा टॉपिक संगठन के सिद्धांत, पद सोपान क्या होता है, नियंत्रण का क्षेत्र क्या है, आदेश की एकता क्या है। यूनिट 4 लोक प्रशासन या लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन और विकास प्रशासन। कुछ ऐसे विषय जो इसमें यूनिट 5 के अंदर उन्होंने स्पष्ट उल्लेखित नहीं किए हैं, जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन, इस प्रकार के विषय, नव लोक प्रबंधन, लेकिन वो भी आप लोगों को तैयार करने हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है, इसका कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि क्योंकि जब कोई नया टॉपिक जुड़ता है तो उसमें बहुत आसान होता है उसे तैयार करना, और उसके सवालों का अनुमान लगाना बहुत आसान होता है। जैसे एक सवाल तो मैंने आपको बताया कि एक भारत जैसे विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका बताएं। ये सवाल आपसे 6 अंक, 5 अंक या 11 अंक में पूछा जा सकता है। ठीक। तो ये था सारा का सारा आपका एमपीपीएससी मेंस
पेपर 2 पार्ट ए संवैधानिक शासन व्यवस्था राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, जो कि 5 यूनिट्स के अंदर विभाजित है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सिलेबस और ये ट्रेंड एनालिसिस समझ में आया होगा, और एक टीचर होने के नाते मुझे एक अनुमान रहता है कि कौन से सवाल आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब एक टीचर लंबे समय से पढ़ा रहा होता है और वो बहुत सारे सवालों का अध्ययन करता है, तो उसे एक अनुमान लग जाता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक, आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं, या फिर अन्य किसी जरिए से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए से अपने सवालों को मुझ तक भेज सकते हैं। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।